हेलो एवरीवन। आज से जो हमारा साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम शुरू कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर डिस्कशन, इट वुड बी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। इस स्पेसिफिक टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम साइंस एंड टेक की जो ग्रोथ है फ्रॉम एंशियंट इंडिया इनटू द मॉडर्न इंडिया, हम ये पूरी जर्नी हम देखेंगे कि कैसे एंशियंट इंडिया से इवॉल्व होता हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी जो आज की जो मॉडर्न इंडिया को कैसे ग्रूम आउट कर रहा है। हम उसकी पूरी जर्नी को हम देखेंगे। एंड अगेन हम कुछ लिमिटेड कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहे हैं। अगेन ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक बेसिक इंट्रो है रिगार्डिंग हाउ साइंस एंड टेक इवॉल्व्ड एंड ग्रू अप इन इंडिया, और साथ ही साथ इसी साइंस एंड टेक की वजह से कैसे इंडिया वाज वंस अपॉन अ टाइम ऑल्सो अ गोल्डन बाउल फॉर साइंस एंड टेक इन द वर्ल्ड। ठीक, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नोट्स वगैरह साथ में लेके रखिएगा तो आपको समझने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। एंड अगेन, इवन दो दिस इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, दिस कैन बी अ 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन फॉर यू। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए हम ये कहते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं, इंडिया वाज वंस अपॉन अ टाइम द गोल्डन बाउल ऑफ द वर्ल्ड। प्लस इंडिया हैज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे देखें, ठीक, फिर कल्चरल इंटीग्रिटी के हिसाब से, रिलीजन एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन दिस वर्ल्ड। एंड हमारी हिस्ट्री रिमार्केबल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम उसी हिस्ट्री को हम क्या है, थोड़े से साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। ठीक, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एन रिच इनहेरिटेंस ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक, हम जब भी हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, हम नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी की बात करें, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एन ग्रीव के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं डार्विन के बारे में। लेकिन कभी हमने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में सुना नहीं। इसका रीजन ये है कि आज की तारीख में जिन्हें हम साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं, इंडिया में भी पहले साइंटिस्ट हुआ करते, लेकिन हम उन्हें किसी और नाम से जानते थे। हम उन्हें कहते हैं ऋषि मुनि। ठीक, गुरु, गुरुवर कहते थे या फिर गुरु जी कहते थे। तो ये गुरु या फिर ऋषि मुनि ये कुछ और नहीं हुआ करते थे। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करा था, पढ़ाई करी थी, जिसे कहते हैं शोध। ठीक, रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद इन्होंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट करा था, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है। फिर ओरल टीचिंग के सहारे ये नॉलेज को इन्होंने क्या करा, अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करा। अब इश्यू ये रहा है इंडियन कल्चर के साथ, हम गुरुकुल प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जहाँ पे होता ये था कि गुरु अपने शिष्यों को ओरल टीचिंग के सहारे नॉलेज इम्पार्ट करता था। अब ओरल टीचिंग की वजह से होता ये था कि कई बार बहुत सारे नॉलेज मिस आउट हो जाते थे। इस वजह से बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि या फिर जो साइंटिस्ट, मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें, साइंटिस्ट के बहुत सारे नॉलेज हमसे मिस आउट हो गए। लेकिन फिर भी वेद पुराण, ठीक, उपनिषद वगैरह से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाते हैं। स्टोन राइटिंग वगैरह से मिल जाता है, वो पाम लीफ की जो राइटिंग्स है उनसे हमें कुछ नॉलेज मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी नॉलेज इंडिया की जो एंशियंट नॉलेज वो मिस आउट हो गई, रीजन भी ओरल डिक्टेशन की वजह से। लेकिन वहीं पे जब हम वेस्टर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं, ठीक, चाहे वो एरिस्टोटल हो, टोलेमी हो, डजंट मैटर, उन्होंने क्या करा, हर एक चीज को उन्होंने लिखा है। दे नोटेड इट डाउन। ओरल प्रीचिंग पे उन्होंने बिलीव नहीं किया, हर एक चीज को उन्होंने लिखा है। तो उनके साइंटिफिक फाइंडिंग्स क्या है, लिखावट की वजह से वो आज भी मौजूद है। लोगों ने इसको पढ़ा, रेक्टिफाई करा, उस पर मॉडिफिकेशंस करे, और वो जो साइंटिफिक थ्योरीज है वो इवॉल्व होती चली गई। और वहीं इंडिया की जो एंशियंट साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो धीरे धीरे गायब होती है। इसी वजह से हम जब वर्ल्ड की प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, रेयरली हम कभी मेजर इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाएंगे और एंशियंट इंडिया से हम इंडिया की बात करते हुए आएंगे, कैसे साइंस एंड टेक हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं इसके बारे में। साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस फ्रॉम एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू प्रेजेंट डे। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया हैज फ्लोरिश्ड। इस चीज को तो आप मानोगे ही, जैसे हिस्ट्री में आपने शायद आईवीसी पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे जो ब्रिक किल रोड्स, आप उनके बारे में पढ़ते हो, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। आज आप देख लीजिए, मॉडर्न इंडिया की बात करें, इंदौर का एग्जांपल ले लेते हैं, आप इंदौर आए हो, देखिए हो, ठीक, स्वच्छ सिटी ऑफ इंडिया। ठीक,
लेकिन आज भी इंदौर में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम स्पेसिफिक जगहों पे है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंदौर में नहीं है। लेकिन उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑल ओवर वहाँ पे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था। दे हैड प्रॉपर bathrooms, they had proper, for defecation के लिए they had toilets and all. आज हम बात करें ओपन डेफिकेशन, वो तो तब से फॉलो कर रहे थे। दे हैड ए प्रॉपर ग्रैनरी टू स्टोर ग्रेन्स। ठीक। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे, हम आज की तारीख में वेयर हाउस की बात करें, लेकिन वो सदियों पहले ये सारी चीजें कर रहे थे। ठीक। आज हम जिस नेचर को फॉलो अप करें कि नहीं, एनवायरनमेंट को बचाने की जरूरत है, आईवीसी में तो नेचर को पूजा करा जाता था। ठीक। तो जब देखें कि आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम कुछ एडवांस करके, वहीं पे हमें पास्ट अगर देखें, पास्ट में हम उससे भी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। लेकिन वही टाइम के साथ ये सारी चीजें हम भूलते गए। लेकिन इवन दो हम भूल गए, बट ये एक फैक्ट है कि इंडिया एंड साइंस एंड टेक हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखते हैं थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इन एंशियंट इंडिया, इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन एस्ट्रोनॉमी। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स केम टू बी एम्फसाइज्ड एंड क्लोजली ऑब्जर्व। ज्योतिष वेदांग, ये टेक्स्ट का नाम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से। एस्टेब्लिश्ड सिस्टमैटिक कैटेगरीज इन एस्ट्रोनॉमी, बट मोर बेसिक प्रॉब्लम वाज डेल्ट बाय आर्यभट्ट। जैसे कि आपको पता ही होगा, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि देयर वर 9 प्लैनेट्स, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक। साइंटिस्ट ये मानते थे, नहीं, टेलीस्कोप की डिस्कवरी की वजह, इन्वेंशन की वजह से पता चला कि नहीं, देयर आर 9 प्लैनेट्स एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन हमारे जो आर्यभट्ट वगैरह हैं, बाकी जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो तो पहले से कहते आ रहे हैं, बल्कि आपने वेद में भी पढ़ा होगा, नवग्रह। ठीक। जो नवग्रह होते हैं, वो नवग्रह क्या है, 9 प्लैनेट्स ही तो है। ये टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स। लेकिन हम तो सदियों से कहते हुए आ रहे हैं कि अरे भाई, नवग्रह है, नवग्रह है, even though we didn't have any telescope. So this shows that Indian astronomy was a major benchmark in past or ancient India. लेकिन इसके बारे में किसी ने बात करी है। फिर आते हैं आर्यभट्ट की तरफ। अभी आर्यभट्ट का नाम ले ही लिया है तो आर्यभट्ट डाइवर्स फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोनॉमी एंड एक्सप्लेन, जो वैदिक एस्ट्रोनॉमी था उससे थोड़ा सा हट गया। इन्होंने क्या करा, साइंटिफिक मैनर में एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा सा गाइड करने लगे कि कैसे एस्ट्रोनॉमी करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अर्थ से मून की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ इन्होंने प्रेडिक्ट करा है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोगों का मानना रहता है कि आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर करा था, ये फैक्ट नहीं है, गलत है। जैसे कि जीरो वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया इन सेकेंड बीसी बाय ब्रह्मगुप्त। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन प्री के लिए जरूरी है, और इस चीज पे हम ध्यान भी देंगे। Brahmagupta's Brahmasput Siddhant. It is the very first book that mentioned zero as a number. ब्रह्मगुप्त ने जीरो को डिस्कवर करा था और जीरो एज अ नंबर सिस्टम हमें दिया था। फिर बाद में आर्यभट्ट ने उसी जीरो को इस्तेमाल करा था और बताया था कि कैसे जीरो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर जीरो नहीं होता तो हमारी सारी काउंटिंग तो 9 पे ही रुक जाती, उसके बाद हम क्या गिनते हैं। लेकिन मैथमेटिकल एरर होता है कि नहीं। Again, this was also provided by India. ये हमारे लिए important है। Next, Aryabhatta discovered algebra and also formulated the area of triangle, which led to the origin of trigonometry. Again, ये भी एक important aspect है आज के टाइम में। Again, आपने जब स्कूल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा होगा, आपको ये कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई यूज है नहीं। आज की तारीख में आफ्टर ग्रेजुएशन इट माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर में देखिए, फिजिक्स सेक्टर में देखिए, आर्कियोलॉजिकल सेक्टर में देखिए, जो आपके आर्किटेक्चर सेक्टर में देखिए, वहाँ पे अभी भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलेशंस को मेजर करने के लिए। एंड इट इज इंजीनियरिंग फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। तो कहीं ना कहीं पास्ट सेंचुरी का एक साइंस आज भी हमें गाइड कर पा रहा है, हेल्प कर रहा है। ये दिखाता है कि हाउ मच वी आर रिच इन साइंस एंड टेक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स मेडिसिन फील्ड वाज आल्सो प्रोग्रेस्ड। अगेन आज की तारीख में हम इंडिया, अभी कोरोना की वजह से आप देख ही रहे हो, हम कह रहे हैं कि यार इंडिया का हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, फॉरेन में कितना कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये हमेशा ऐसा नहीं था। पास्ट में इंडिया का हेल्थ सिस्टम बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही अच्छा था। देखते हैं इसके बारे में। डिजीजेस, क्योर एंड मेडिसिन वर मेंशन इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद। जो 4 वेद हैं उसमें से अथर्ववेद में बहुत सारी बीमारियों के बारे में मेंशन करा गया है। फीवर, कफ,
कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ड्रॉपसी। ड्रॉपसी का मतलब है ये एडिमा है एक टाइप का, जिसमें लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इन सब के बारे में लिखा गया है, मेंशन करा गया। इमेजिन दिस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर आज की तारीख में बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन अथर्ववेद में इसके बारे में मेंशन करा गया है। सोर्स जो बॉडी पेन्स वगैरह कहते हैं, लेप्रोसी, सीजर्स, जो एपिलेप्टिक सीजर जिसे फिट्स, मिर्गी की बीमारी कहते हैं, इन बीमारियों के बारे में वहाँ पे जिक्र है, इनको ट्रीट करने के लिए भी जिक्र करा गया है। साथ ही साथ मेडिकेशंस रिकमेंडेड वेर रिप्लीट विथ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, वही योग और जो मंत्र उच्चारण वगैरह, ठीक। एंड अगेन ये एक एडवांस साइंस थी मेडिसिन उस समय के हिसाब से। एंड अगेन हम आज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी इतने डेंजरस बीमारियों के बारे में भी जानकारी थी उस समय के ऋषि मुनियों को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। From 600 BC, rational sciences were introduced. Takshila and Varanasi emerged as centers for medicine and learning. ये हमारे लिए important रहेगा, ये हमारे लिए सेंटर बन जाते हैं फॉर मेडिसिन एंड लर्निंग, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टू इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन द फिल्म ऑफ चरक संहिता बाय चरक एंड सुश्रुत संहिता बाय सुश्रुत, ये इसी दौरान आए थे, 600 BC के आसपास आए थे। अगेन ये दोनों बुक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन बुक्स को चारों तरफ सर्कुलेट कराया गया था। चाइना, सेंट्रल एशिया में भी इसको सर्कुलेट कराया गया था अलग अलग लैंग्वेजेस में, और वहाँ के लोगों ने भी इसको फॉलो करा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ अभी इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे सुश्रुत के बारे में। ओके, सुश्रुत की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सुश्रुत इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, आई होप यू रिमेंबर। तो देखते हैं इनके बारे में। सर्जरी केम टू बी मेंशन्ड एज अ सेपरेट स्ट्रीम अराउंड 4th century AD। सुश्रुत वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस डिसिप्लिन। सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। देखिए, ही कंसिडर्ड सर्जरी एज द हाईएस्ट डिवीजन ऑफ हीलिंग आर्ट्स एंड लीस्ट लायबल टू फैलेसी। अगर आपने सही तरीके से सर्जरी करी है तो इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है, जो पेशेंट है वो रिकवर करेगा ही करेगा, ये सुश्रुत का मानना था। He mentioned 121 surgical instruments. Along with this, he also mentioned the methods of operations, bone setting, cataracts and others. उस समय के हिसाब से देखें, कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम कहते हैं, जब हड्डियां वगैरह हमारे जॉइंट से अलग हो जाती हैं, उन बोन को वापस जॉइंट करना, फिर बॉडी पार्ट्स को वापस से जोड़ना, जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो परफॉर्म कर सकते थे। एंड अगेन ये बहुत बड़ी बात होती है आज की तारीख में, स्टिचिंग के लिए हमें वो थ्रेड वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी स्टिच करने में, वो माइक्रोस्कोप वगैरह में ऑब्जर्व करके, टेक्निकल वो कंप्यूटर वगैरह से रोबोटिक लेंस के जरिए ऑब्जर्व करके डॉक्टर आज सर्जरी करते हैं। लेकिन उस समय विन दो वी डिडंट हैव दिस थिंग्स, लेकिन फिर भी वो सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते थे। लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी हम बात करेंगे। जैसे कि द सर्जन्स इन एंशिएंट इंडिया वर accustomed with plastic surgery. टू बी स्पेसिफिक, सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं राइनोप्लास्टी, ठीक। एंड सुश्रुत इज फादर ऑफ राइनोप्लास्टी। क्यों? उस समय 4th century की जब हम बात करते हैं, उस समय एक मेजर कॉमन पनिशमेंट क्या था? नाक कान काट देते, जैसे आपको याद होगा शूर्पणखा का एग्जाम्पल, उसे पनिशमेंट दिया गया था नाक और कान काट देना। उस समय 4th century AD में एक कॉमन पनिशमेंट हुआ करता था। एंड सुश्रुत वॉज फेमस फॉर रीअटैचिंग दोज पार्ट, ये सर्जरी के जरिए वो अलग हुए नाक और कान को वापस से जोड़ सकते थे। इमेजिन दिस, आज की तारीख में इवन तो हम ये करने की कोशिश करें, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बट उस समय सुश्रुत वाज एबल टू डू दिस। नीचे आपको ये फोटोग्राफ दिख जाएगा, इस फोटोग्राफ पे अगर आप ध्यान दो, जूम करके अगर आप देखोगे, यहाँ पे दो तरीके के स्टिचेस यहाँ पे दिए गए हैं। दिस वन इन द फिंगर एंड दिस वन अगेन नियर द फिंगर इटसेल्फ। यहाँ पे जो आपको ये चीज दिख रही है, ये क्या है? ये एक चींटी का सर है, और यहाँ पे जो डार्क मार्क्स दिख रहे हैं, ये उसका जो डंक है जिससे वो काटता है ना। होता ये था कि आज की तारीख में स्टिचिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो जैसे घाव है वहां पे वो थ्रेड आता है, स्टिचिंग थ्रेड आता है, उससे सुई से हम क्या करते हैं, सी देते हैं, ठीक, स्टिच कर देते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट वाले साइड पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कट आ गया है, ठीक, यहाँ पे ऐसे एक कट हो गया है, लेट्स से। तो व्हाट सुश्रुत यूज्ड टू डू इज, वो चींटी वगैरह को लेते थे, उसका सर यहीं पे लाके रख देते थे। अब चींटी की आदत क्या है, जैसे ही कहीं पे वो टच करे वो काटता है। अब जैसे वो काटेगा, क्योंकि उसके सर को वूंड के चारों तरफ रखा गया है, उसके जो डंक है यहाँ पे ऐसे
काट देता था। डंक जैसे यहाँ पे लगा, सुश्रुत क्या करते थे, उसका सर ही अलग कर देते थे। तो ये जो सर है और उसका जो डंक है, इसे स्टिच के दोनों चारों तरफ आ गया। राइट वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा कि कैसे चींटी का सर स्टिचिंग के काम में आ रहा है। ठीक, डंक की वजह से ये घाव क्या हो जाएगा, ऐसे ही जकड़ के रह जाएगा, और इस तरीके से उन्होंने स्टिच करा था। अगेन क्या इनोवेटिव मेथड है, विदाउट एनी स्टिचिंग थ्रेड इन्होंने सर्जरी करना, मतलब करने की कोशिश करी। एंड अगेन सुश्रुत उस समय कैटरेक्ट ऑपरेशन तो करते ही थे। जो आज की तारीख में जो सीजेरियन ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, प्रेगनेंसी के दौरान जब नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो लोअर स्टमक के पास से सीजेरियन करा जाता है, कट करा जाता है और बेबी को बाहर निकाला जाता है। सुश्रुत वॉज फेमस फॉर डूइंग दैट एज वेल। वो सीजेरियन कर सकते थे, किडनी के स्टोन्स को ऑपरेशन करके रिमूव कर सकते थे। ये बड़े अजीबोगरीब चीजें हैं, लेकिन ही वॉज एबल टू डू इन 4th century AD। एंड ये शो करता है कि हम उस समय की मेडिकल साइंस, इंडिया की जो मेडिकल साइंस कितनी एडवांस थी, आज के टाइम से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। आज जो आप स्टेथोस्कोप वगैरह देखते हो, वो स्टेथोस्कोप का एक प्रिकर्सर वर्जन सुश्रुत ने इन्वेंट करा था। जो 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसमें से एक स्टेथोस्कोप भी था। ठीक, कि कैसे हार्ट बीट को मॉनिटर करना, पल्स को चेक करना, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इन्वेंट करी थी। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि एंशियंट टाइम में जो हमारी इंडिया की जो हेल्थ साइंसेज थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। नेक्स्ट, India also contributed to shipbuilding. It is in the ancient period, voyages and navigation was not a familiar incursion for the Indians. उतना ज़्यादा familiar हम लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी Lothal, the site in Gujarat, has the remains of a dockyard, proving that trade flourished in those days. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आईवीसी में पढ़ा होगा, लोथल गुजरात में एक साइट है जहाँ से डॉकयार्ड वगैरह, जहाँ से सी ट्रेड वगैरह करी जाती थी। सिमिलरली ईस्टर्न एंड सदर्न उड़ीसा में जो पोर्ट्स वगैरह, नेचुरल पोर्ट्स के सहारे वहाँ के लोग, जो आपके इंडियन ओशन के जो आइलैंड नेशंस हैं, जावा द्वीप हो गए, सुमात्रा द्वीप हो गए, आइलैंड्स हो गए, कैम्बोडिया वगैरह, वहाँ पे जाके ट्रेडिंग करते थे। सो इंडिया शोड कि पुराने ज़माने में भी हमारी शिपिंग ट्रेड हुआ करती थी। अगेन ड्यूरिंग मिडिवल एरा ले लेते हैं, सॉरी चोलाज की बात करते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, चोलाज वेर फेमस फॉर देयर शिप शिप बिल्डिंग एज वेल एज देयर नेवी। ठीक, साथ ही साथ जो इंडियन ये की अगर हम बात करें, मिडिवल एरा की अगर हम बात करें, शिवाजी या फिर मराठा की जो नेवी है, उस समय वर्ल्ड की बेस्ट नेवी मानी जाती थी। यू वोंट बिलीव मी, बट यू कैन चेक द फैक्ट कि शिप बिल्डिंग में और शिप वर्क में हम कितने एफिशिएंट हैं। ठीक, हम मेडिएवल इंडिया में है। ठीक, मराठास वर राइजिंग इन पावर एंड उनकी जो नेवी थी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेवी, ऐसे नहीं एशिया, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नेवी हुआ करती, मतलब उस समय जो भी ब्रिटिश क्राउन जो भी रहा होगा, उससे भी तगड़ी नेवी। लेकिन बाद में ये हुआ, मराठा धीरे धीरे फॉल हुआ, मराठास का, मुगल का भी फॉल हुआ एंड ब्रिटिशर्स कैप्चर कर गए। लेकिन देखा जाए तो वी वेर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आर एडवांसमेंट्स। आज हम देखते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज से हम क्या कर रहे हैं, शिप वगैरह खरीद रहे हैं। इंडिया ने भी बना दी, लेकिन फिर भी मेजर शिप्स हम फॉरेन कंट्रीज से खरीद रहे हैं, जैसे रशिया से हो गया। ठीक, लेकिन इसी जमाने में हम भी बेस्ट हुआ करते थे। Now, this is how India has been evolving, मतलब has changed. Once upon a time we were golden bowl, और आज की तारीख में हम दूसरों से चीजों को क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, हंसदेव regarded मृगपाशी शास्त्र in the 13th century, which gives a general, though not always scientific explanation on some of the beast and birds of hunting. किस एनिमल को कैसे, बर्ड को कैसे हंट करना है, कैसे ट्रैक करना है, इनकी जानकारी नहीं होती थी। लिटरली अ प्रिकर्सर टैक्सोनॉमी टाइप एनिमल का डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पे दिया गया था। तो ये भी बताता है कि हाउ बायोलॉजी वाज आल्सो इवॉल्विंग। सिमिलरली केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, पेपर वगैरह उस समय था नहीं, लेकिन पेपर से पहले पुराने ज़माने में लोग पाम लीव्स के साथ लिखते थे। जो भोजपत्र आप सुनते हो उससे लिखते थे। लेकिन पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, लेकिन उससे पहले ही हमारे पास राइटिंग के लिए चीज़ें मौजूद थी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, मिडिल एरा में भी टीपू सुल्तान बड़े फेमस रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर मेकिंग फैक्ट्री डेवलप करी थी दैट प्रोड्यूस्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर दैट हैड अ गोल्ड सरफेस। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और साइंस एंड टेक की अगर हम बात कर ही रहे हैं,
तो टीपू सुल्तान की एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। टीपू सुल्तान इज फेमस फॉर मैसूर रॉकेट्स। एंग्लो मैसूरियन वॉर में ये मैसूर रॉकेट्स का बड़ा इस्तेमाल करा गया था। ब्रिटिश आर्मी को परेशान करके रख दिया था क्योंकि जो रॉकेट्स एक गुरिल्ला वारफेयर में यूज हुआ था। ठीक। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब टीपू सुल्तान हार जाएंगे, एंग्लो मैसूरियन वॉर में जब डिफीट हो जाएगा, एंड जब ब्रिटिश आर्मी मैसूर को कैप्चर करेगी, सो व्हाट दिस ब्रिटिश आर्मी इज गोइंग टू डू इज, ये जितने भी अनयूज्ड रॉकेट्स थे उन सारे के सारे रॉकेट्स को ये कैप्चर करेंगे। सारे रॉकेट्स को कैप्चर करने के बाद इन रॉकेट्स को क्या करने वाले हैं, ये इंग्लैंड भेज देंगे। वहां पे ये रॉकेट्स मॉडिफाई होंगे और कुछ साल बाद कन्वर्ट होके बनेंगे V2 रॉकेट्स। ये V2 रॉकेट्स बाद में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इस्तेमाल होंगे, फिर बाद में कुछ साल के लिए गायब होने वाले हैं, और कुछ साल बाद ये फिर री इमर्ज होंगे इन अ न्यू फॉर्म। अब ये रॉकेट के नाम से नहीं जाने जाएंगे, मिसाइल के नाम से जाने जाएंगे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मैसूर रॉकेट्स were the precursors to missiles of today। आज जो आप अग्नि मिसाइल पढ़ते हो इंडिया डेवलप करी, या फिर चाइना के मिसाइल्स देखते हो, यूएस के पैट्रियट मिसाइल्स देखते हो, सब एक अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, सब बेस्ट मिसाइल्स। लेकिन इनकी शुरुआत हुई कहाँ से? टीपू सुल्तान के मैसूर रॉकेट से। नाउ दिस शोज हाउ मच वी आर एडवांस। लेकिन हम अपनी पुरानी जो साइंस एंड टेक है वो धीरे धीरे हम इग्नोर करते जा रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन, रिसर्च पे हमने ज़्यादा फंडिंग दी नहीं, एजुकेशन सिस्टम को हमने तगड़ी करी नहीं, हमारे ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं, ये कुछ इश्यूज रही हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे साइंस एंड टेक कमज़ोर पड़ गया। एंड 90s तक, 19 सेंचुरी तक आते आते हम इतने कमज़ोर हो गए थे। एंड बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह भी कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमसे छिन गई और हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरी कोलैप्स हो गई थी, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में थोड़े से पीछे हो गए। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे चेंज भी हुई है, जैसे कि significant achievements has been made in India in the areas of nuclear and space science, electronics and defense. The government is committed to make science and technology an integral part of socio-economic development of the country. In the context of India, science and tech have always been an integral part of Indian culture. कुछ देर के लिए लैक्यूना रही है, एंशियंट और मिडिवल एरा में हमारा साइंस एंड टेक का बहुत तगड़ा ये रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। लेकिन ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ी सी दिक्कत आई है, साइंस एंड टेक को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही हैं। आज का करंट सिनेरियो ये है, इंडिया इज एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज ए लीडर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। इसका एक मॉडर्न टर्म आज अभी हाल फिलहाल में बड़ा न्यूज में भी चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। ये वही है। Significant developments in nuclear energy sector are likely as India looks to expand its nuclear capacity। आपको पता ना हो लेकिन फिर भी इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जहाँ पे हम थोरियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न एडवांसमेंट है फ्रॉम पास्ट टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, हम रशिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, हम रशिया से न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदते थे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते। लेकिन आज हम खुद का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विथ आवर ओन रिएक्टर्स। Moreover, nanotechnology is expected to transform Indian pharmaceutical industry। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर ही रही है। आपने अभी ये कोविड के दौरान देखा ही था, इंडिया हैज बिकम ए मेजर हब फॉर कोविड रिलेटेड ड्रग्स। हमने बहुत सारे जो क्लोरोक्विन के टैबलेट्स वगैरह हमने प्रोवाइड करी है, बाकी पेन रिलीवर्स वगैरह को हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करी है। ठीक, कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। The agricultural sector is also likely to undergo a major revamp, with government investing heavily for the technology-driven green revolution. Government of India through Science and Tech Innovation Policy 2013, among other things, aspire to position India among the world's top 5 scientific powers. ISRO is also working towards launching first humans into space through the 2022 mission. Now this shows कि हाँ कुछ लैक्यूना रह गई थी एंशियंट मिडिवल में, जो हमारी खूबी रही है साइंस एंड टेक को लेके, वो थोड़ा सा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के दौरान कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब वापस हम वही पुरानी ग्लोरी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन वी आर ट्राइंग आवर गुड, यू कैन से आवर एफर्ट, वी आर गिविंग आवर एफर्ट टू रीगेन आवर पोजीशन एज टेक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हिस्ट्री है
ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया फ्रॉम द एंशियंट medieval टू मॉडर्न इंडिया। बीच में थोड़ा सा गैप रह गया है, लेकिन उस गैप को हम धीरे धीरे वापस से रिफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एज इट इज जो आपका नोट है, ये एक 11 मार्कर की तरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप कर क्या सकते हो, एंशियंट मिडिवल से एक दो एग्जाम्पल्स उठा लो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो एक 11 मार्कर के फॉर्मेट में इसे लिखने की कोशिश करेगा। ये एज इट इज एक 11 मार्कर क्वेश्चन है। टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक इन इंडियाज डेवलपमेंट, ठीक, या फिर हाउ साइंस एंड टेक इन्फ्लुएंस्ड इंडिया। ये एक आपके लिए एक 11 मार्क का टॉपिक बन जाएगा। आपको करना ये है, इसको एक स्पेसिफिक फेस्ड मैनर में आपको ये लिखना है। अपने हिसाब से कट शॉर्ट करिए, हर एक एज के लिए एक या दो एग्जाम्पल्स दीजिए, और इसको एक आंसर फॉर्मेट में लिख के हो सके तो मुझे सेंड करिएगा। ठीक, चलिए, हैव ए गुड डे, टेक केयर।